जय हिंद जय भारत। मैं धीरज कुमार आज आपके सामने शिखर 1.0 बैच में आया हूं, जो कि क्लास 9 का बैच है। इसमें आप लोगों ने मैथ की पहली लेक्चर देख ली होगी, जो कि रही थी डेफिनेशंस की, यानी कॉन्सेप्ट रहे थे। उसमें सम संख्याएं बताई गई थी, आपको अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं, और क्या बताया गया था, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, और पूर्णांक क्या होते हैं, और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ये सब आपको उसमें कवर करा दिया गया था। तो आप लोगों ने आई होप उनके अच्छे से नोट्स भी रेडी किए होंगे, और आप लोग आगे आने वाली वीडियो के भी नोट्स रेडी करने वाले हैं। तो इससे पहले आप लोग इससे पहले वाली क्लास के नोट्स रेडी कर चुके होंगे। और यहाँ पर अब हम लेक्चर सेकंड लेकर आए हैं मैथ का, जो कि रहने वाला है आपका पहला चैप्टर कौन सा था, संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। इसका पहला लेक्चर है, और इसमें हम लोग पहली एक्सरसाइज करने वाले हैं 1A। तो इसको हम लोग आज देखते हैं। चलिए, क्या है एक्सरसाइज 1A में? 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखने हैं। क्या लिखने हैं? समस्त धन पूर्णांक। अच्छा, सम संख्याएं तो हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ी ली थी। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 20 और 40 के बीच समस्त सम धन पूर्णांक लिखने हैं। अच्छा, हम लोगों ने पहले सम संख्याएं तो सीख ही ली थी, और आप पीछे वाली क्लासों में पढ़कर आ रहे हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं क्या होती हैं, कौन बताएगा मुझे? तो यहाँ पर सम संख्याएं आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं क्या होती हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से नहीं विभाजित होती, वे क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। अच्छा, विषम संख्याएं क्या होती हैं? सॉरी, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती है वो हमारी कहलाती है सम संख्याएं। जो 2 से नहीं विभाजित है वो क्या कहलाती है? विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं? समस्त धन पूर्णांक लिखने वाले हैं। धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक कब बनते हैं? जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 को भी शामिल कर लिया जाए और माइनस के भी नंबरों को शामिल कर लिया जाता है, तो वो क्या बन जाते हैं? पूर्णांक बन जाते हैं। और पूर्णांक 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर, यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। 0 क्या होता है? वो तो न्यूट्रल होता है, वो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। ठीक है, तो हम लोग क्या समधन पूर्णांक लिखने वाले हैं यहाँ पर। चलिए देखते हैं। 20 से 40 के बीच में, 20 और 40 के बीच में, यानी कि 20 के बीच और 40 के बीच वाले लिखने हैं। तो 20 और 40 को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तो लिखते हैं यहाँ पर। अच्छा बताओ, 21 2 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं डिवाइड होगा, तो ये कैसी हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी, तो उसे भी हम लोग नहीं शामिल करेंगे। क्या आ जाएगी? 22 कटेगी, फिर 24, फिर 26, फिर 28, फिर 30 कटेगा, फिर 32, फिर 34, फिर 36, अगेन फिर से क्या है? 38। बस यही क्या हो गया हमारे 20 और 40 के बीच सम धन पूर्णांक हो गए। क्या हो गए? सम धन पूर्णांक। नहीं मानते तो इसको आप डिवाइड भी करके 2 से देख सकते हैं, सारे नंबर यूं ही आपके कट जाएंगे। तो फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखने हैं। 1 से 10 तक के अभाज्य धन पूर्णांक लिखने हैं। 1 से लेकर 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखने हैं। अच्छा, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, कौन बताएगा मुझे? आप लोग जल्दी से जल्दी बता दीजिए मुझे, अभाज्य संख्याएं क्या होती है कमेंट में। वे संख्याएं जो 2 से वे संख्याएं जिनके 3 मल्टीपल नहीं होते, वे संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य होती हैं। तो क्या हो जाएगा? भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं स्वयं से कटे और 1 से भी कटे, उसके अलावा किसी एक नंबर से और भी कटे। यानी कि भाज्य संख्याओं में कितने मल्टीपल होते हैं? 3 मल्टीपल होते हैं, और अभाज्य में 2 ही मल्टीपल होते हैं। अच्छा बताओ, अभाज्य संख्याओं में 2 को शामिल किया जाएगा या फिर भाज्य संख्याओं में 2 को शामिल किया जाएगा? आप लोग इसका कमेंट में उत्तर दे सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक के अभाज्य धन पूर्णांक लिखने हैं तुम्हें। तो क्या हो जाएगा? 1 को हमेशा अभाज्य में रखा गया। क्यों? क्योंकि वो स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी नंबर से नहीं कटेगा, यानी कि उसके मल्टीपल कितने आपको मिले? 2 ही मिले। तो क्या हो जाएगा? वो अभाज्य में आ जाएगा। तो क्या हो गया? पहला 2 हो गया, फिर क्या हो जाएगा? 3 कटेगा, 3 भी नहीं कटेगा। तो क्या हो जाएगा? 3 के मल्टीपल कितने हैं? स्वयं से कट रहा है, 1 से कट रहा है और किसी नंबर से नहीं कट रहा है। कितने मल्टीपल? 2 ही मल्टीपल, 3 भी हो जाएगा। फिर 4 आ जाते हैं। अच्छा होता है 4 भाज्य है या फिर अभाज्य? भाज्य है, इसलिए क्योंकि वो 2 से कट जाएगा और 1 से भी कटेगा और स्वयं से भी कटेगा, इसलिए उसके मल्टीपल कितने हो गए? 3 मल्टीपल हो गए। और जब 3 मल्टीपल हो जाते हैं तब संख्याओं को भाज्य की श्रेणी में रखा जाता है। तो इसीलिए 4 नहीं होगा, 5
5 स्वयं से कटेगा और 1 से ही कटेगा, तो कैसी हो गई, अभाज्य संख्या हो गई। फिर 6 2 से कट जाएगा तो उसके मल्टीपल 3 मिलने हैं, उसे भी छोड़ दो। फिर 7 के कितने मल्टीपल हो गए, 7 के कितने मल्टीपल हुए, स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है, उसके अलावा किसी अन्य नंबर से नहीं कट रहा है। अच्छा बताओ 8 होगा, 8 भी नहीं होगा। 9 हो जाएगा क्या, 9 भी नहीं होगा क्योंकि वो 3 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, उसके मल्टीपल कितने हो गए, 3 हो गए, तो वो भी नहीं होगा। यही हमारा आंसर हो गया। आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, तीसरा, 2a + 1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताना है, यानी कि इसके अगला क्रम कौन सा होगा। तो 2a + 1 हमेशा देखिए इसमें हम लोग कुछ भी नहीं ऐड करते हैं, हमेशा इस नंबर में, यानी कि जिसके साथ वेरिएबल लगा हुआ है उसमें हम लोग कुछ भी नहीं बदलाव कर सकते हैं। तो हम लोग इसके अगला क्रम लिखना है, तो क्या हो जाएगा 2a + 2। अगर आपसे पूछ लिया जाए 4a + 2 का क्रमानुयायी बताइए, तो आप लोग इसका हमें कमेंट में उत्तर दे सकते हैं। क्या हो जाएगा, 4a + 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। आप लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम में क्या हो जाता है, जो भी नंबर प्लस के होते हैं उससे माइनस आ जाता है। तो ये 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम लिखना है, क्या हो जाएगा, -2/3। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम लिखना है, तो ये अभी कैसी संख्या है, गुणात्मक प्रतिलोम इसका बताना है। तो क्या करना पड़ेगा, गुणात्मक प्रतिलोम में अंश में 1 आ जाएगा, तो -1/5 हो गया, यही आंसर हो गया। ये क्या हो गया, इसका गुणात्मक प्रतिलोम। अगला देखते हैं, योगात्मक प्रतिलोम फिर से लिखना है छठे क्वेश्चन में, p + q और p - q। अब ये दो यहाँ पर 2 नंबर लिखे हुए हैं एक साथ, अब कैसे करेंगे, अब इनको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, p + q और p - q। अब योगात्मक प्रतिलोम क्या कहता है कि माइनस में नंबर होना चाहिए, तो माइनस लगा दो सबके बाहर, बस यही आंसर हो गया आपका। अगला देखते हैं, x के किस मान के लिए 5 × 3 × 2 = 5 × 3 × x कथन सत्य है, यानी कि आपको x का मान बताना है। चलिए करते हैं, 5 × 3 × 2 = 5 × 3 × x। यही तो है आपका क्वेश्चन। चलिए करते हैं, तो इसकी पहले मल्टीप्लाई, पहले छोटी ब्रैकेट हल करते हैं, ब्रैकेट हल करते हैं पहले, क्या हो जाएगा, 5 × 3 दूनी 6 बराबर 5 तियाँ 15 और गुणे x। अब जो भी चीज़ गुणे में होती है वो कहाँ चली जाती है, वेरिएबल के गुणे में होती है वो कहाँ चली जाती है, डिवाइड में, यानी कि भाग में चली जाएगी। तो 5 × 6/15 बराबर x। तो 5 × 5 5 तियाँ 15, 3 × 3 3 दूनी 6। x का क्या मान आ गया, 2 आ गया, बस यही आंसर हो गया आपका। x के 2 मान के लिए ये कथन सत्य है। किस मान के लिए, 2। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूर्णांक में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योगात्मक प्रतिलोम होती है, यानी कि पूर्णांक में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योगात्मक प्रतिलोम होती है। पूर्णांक क्या होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं और जीरो भी होता है पूर्णांक। तो क्या हो जाएगा, ये कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या जो स्वयं की योगात्मक प्रतिलोम भी है, खुद की ही। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 0, यानी कि 0 स्वयं का योगात्मक प्रतिलोम होता है। यही आंसर हो गया आपका, योगात्मक प्रतिलोम होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि a एक समधन पूर्णांक है, यानी कि क्या कह दिया उसने, जो a हमें दिया गया वो एक समधन पूर्णांक है, तो बताइए कि संख्या a - 1 और a + 1 सम है अथवा विषम है। सम विषम तो जानते हो, जो 2 से कट जाए वो क्या होती है, सम होती है, जो 2 से नहीं कटता है वो विषम होता है। तो a एक समधन पूर्णांक कह दिया इन्होंने, यानी कि a कैसी संख्या है, एक सम है, वह भी कैसी है, पॉजिटिव है। और तब कह रहा है कि संख्या a - 1 और a + 1 सम संख्या होगी अथवा विषम होगी। तो a कैसी हमारी संख्या है, a मान लो, a का मान क्या हो गया, 2। अब 2 में से जब 1 वहाँ घटाओगे, 2 - 1 1 की जगह रखो तो 1 ही आएगा, और फिर वहाँ अगर 2 यहाँ पर है तो क्या करना पड़ेगा, सम ही संख्या रखोगे, विषम नहीं रख सकते a का मान, क्योंकि वो कह रहा है सम है।
कंडीशन हमें दे दी, फिर 2 + 1 कितना हो गया 3। तो क्या आ रहा है देखो यहाँ पर रिजल्ट कैसा हमें प्राप्त हो रहा है, विषम प्राप्त हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे a-1 माना a बराबर 2, तब a-1 बराबर a का मान रख दो, 2 - 1 कितना आ गया 1, कैसा है विषम। और ये a+1 इसे भी हल कर लो, क्या आएगा 2 + 1 3 आ जाएगा, 3 ही तो आएगा। तो क्या है, अतः a-1 तथा a+1 एक विषम संख्या होगी। कैसी होगी, विषम संख्या। क्यों होगी, आप लोगों ने इसका एग्जाम्पल भी देख लिया। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आएंगे 9 क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन अब करने वाले हैं, इसका आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला सवाल देखते हैं क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखना है। किसका, 5 और 7 का योगफल लिखना है। संख्या रेखा जानते हो, इससे पहले वाली क्लासों में आपने संख्या रेखा पढ़ा होगा। कैसा होता था संख्या रेखा, यानी कि एक लाइन बनी होती थी और उस पर इधर साइड में, राइट साइड में क्या होते थे, पॉजिटिव नंबर लिखे रहते थे और बीच में 0 होता था। फिर उसके बाद में इधर 0 के इधर यानी कि लेफ्ट साइड में कौन से नंबर लिखे रहते थे, निगेटिव नंबर लिखे रहते थे। तो ये हमारा संख्या रेखा होता था। 5 और 7 का योगफल लिखना है। अच्छा, 5 और 7 का योगफल कितना होगा, 12 होगा। तो चलिए बनाते हैं संख्या रेखा। एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पर 0 होगा और इधर 5 और 7 का, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो यहाँ तक हमें बनाना है। इधर माइनस के नंबर होंगे, तो क्या करना, 5 और 7 का। तो कहाँ से कहाँ तक चलना पड़ेगा हमें, देखते हैं। 1 से चलना है 5 तक पहले, चलो 1 से लेकर 5 तक चलना है। तो क्या हो जाएगा, चल रहे हैं हम लोग यहाँ से 5 तक, कितने हो गए 1 2 3 4 5। अब कितना चलना है, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये रहा हमारा 7 तक। अब इनका योगफल कितना हो जाएगा, ये 5 का है, ये रहा 5 और ये +7, कितना योगफल हो गया 12। तो यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। चाहे तो इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं, पूरा मिला सकते हैं इसे। तो आप लोगों को ये अच्छे समझ में आया होगा। ऐसे सवाल आपसे अब आसानी से लग जाया करेंगे। निम्न कथनों में सत्य और असत्य बताना है। 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। वो कह रहा है 2 धन अभाज्य पूर्णांक, मान लो यहाँ पर क्या है, 2 है पहली अभाज्य संख्या और दूसरी है क्या 3 मान लो। कह रहा है सदैव अभाज्य होता है, 2 3 अच्छे, सदैव अभाज्य थोड़ी ना होगा। अब यहाँ मान लो कि आपके पास 2 है और 1 भी अभाज्य है, तो क्या हो जाएगा 2 1 कम 2। तो ये कैसी हो गई, ये तो अभाज्य आ गई। पर हाँ हमेशा नहीं होगा। अब जैसे कि ये 2 × 3 6 आया, दोनों अभाज्य संख्या ही हैं। फिर उसके बाद 2 × 7 कर लो 14 आ गया। अब 7 × 3 कर लो 21 आ गया। तो हमेशा अभाज्य नहीं गुणनफल प्राप्त होगा, यानी कि कुछ और भी प्राप्त हो सकता है। तो कैसा हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। क्या हो गया, असत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। अब 2 तुम्हारे पास क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं और उनका योग कह रहा है, यानी कि जोड़ हमेशा अभाज्य ही होता है क्या। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे हम लोग, वहाँ पर गुणन कह रहा था, अब यहाँ पर हम लोग क्या चेक करेंगे, योग। जैसे कि मान लो 2 है और 1 3 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद में मान लो अब तुम्हारे पास 7 है और 1 8 हो गया। तो सदैव तो नहीं प्राप्त हो रहा है। मान लो 7 है और 3 है 10, ये तो अभाज्य, ये भाज्य संख्या है, ये अभाज्य है। तो ये कैसे हो गई, अभाज्य और ये भाज्य हो गई। ये दोनों भाज्य हैं और ये अभाज्य हो गई। तो कैसा हो रहा है यहाँ पर, यानी कि असत्य। ये भी पॉसिबल नहीं है। अगला देखते हैं। यदि a और b कोई 2 ऋण पूर्णांक हैं, तब a + b सदैव एक ऋण पूर्णांक होगा क्या। यानी कि a और b कैसे हैं, 2 ऋण पूर्णांक हैं। ऋण पूर्णांक मान लो -2 और -1। तो कह रहा है कि तब a + b, यानी कि इनको जोड़ते हैं जब -2
और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 1 कितना हो गया माइनस के 3, एक ऋण पूर्णांक प्राप्त होगा। बिल्कुल हमेशा कैसा होगा, ये ऋण ही प्राप्त होगा। नहीं मानते तो देख सकते हो -4 -1 कितना आया, माइनस के 5 आया, हो रहा है ना। तो ये कैसा है, ये सत्य हो जाएगा आपका। आई होप आप लोगों को ये सत्य अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके आगे चलते हैं हम लोग अब। इसके अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। यदि a एक सम धन पूर्णांक है और b एक विषम है, यानी कि a कैसी हमें संख्या दे दी, एक सम धन पूर्णांक दे दिया, और b कैसी है, विषम धन पूर्णांक है, तब बताइए कि पूर्णांक जो दिए गए हैं नीचे उनमें से कौन सी सम होगी और कौन सी विषम होगी। तो a स्क्वायर है, अब a कैसी है, सम धन पूर्णांक है, और b एक विषम है, तो a कैसी हो गई, यानी कि किसी सम संख्या का स्क्वायर करोगे, यानी मान लो 2, a का इसका माने 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे 4 ही आएगा, तो कैसी हो गई ये सम हो गई आपके पास। तो यहाँ लिख दो ये a स्क्वायर विषम है, फिर b स्क्वायर वो कह रहा है एक विषम संख्या है, अब इनका स्क्वायर करो, विषम b स्क्वायर है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, मान लो ये विषम संख्या ही मानेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, और 3 का स्क्वायर, और 5 विषम है, 5 का स्क्वायर 25, फिर 2 से कहाँ कट रहे हैं, तो ये कैसी हो जाएगी, ये विषम है। ओनली तुम्हें क्या लिखनी है, कौन सी संख्या है, सम संख्या है। तो a स्क्वायर a प्लस बी देखो चेक करके, a का मान लो, यानी कि सम संख्या 2 है, और विषम 1 मान लो तो क्या हो गया 3, तो विषम प्राप्त हो, ये भी नहीं पॉसिबल है। फिर a गुणे b, यहाँ पर मान लो 2 है, और ये मान लो कि एक विषम है आपके पास 3, 2 3 6, तो कैसा सम है, रिजल्ट तो कैसा हो गया, ये सम संख्या हो गई। फिर ये इसे चेक करते हैं, a का मान 2 हो गया, और क्या हो गया, a का मान 2 प्लस 1, तो 2 1 3, और 3 दूनी 6 हो गया, तो ये भी एक सम संख्या ही है। फिर अगला देखते हैं, विषम मानना है अब तुम्हें, यहाँ पर b कैसी है, विषम है, तो b मान लो कि 3 है, और ये भी 3, 3 प्लस 1 4, 4 3 12 हो गए, ये भी कैसी है, सम संख्या प्राप्त हुई हमें। तो ये सारी हमारी सम संख्याएं आ गई, यहाँ पे समझ में आया होगा आप लोगों को अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे संख्या रेखा पर -5 और -2 0 1 2 5 को दर्शाइए। संख्या रेखा खाली इन्हें लिखना है आपको, संख्या रेखा बना दीजिए, ऊपर नंबर को निरूपित कर दीजिए, बीच में 0 होगा, यहाँ 1, यहाँ 2 3 तो करना नहीं है, 1 2, और यहाँ कर दो 4 और 5, ठीक। और यहाँ हो गया आपका -1 -2 -3 -4 -5, तो ये हमारा संख्या रेखा हो गया, इस तरह हमने निरूपित कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धन पूर्णांक के किन गुणधर्मों पर कथन सत्य है, यानी कि ये जो धन पूर्णांक दिए गए ये किस गुणधर्म पर सत्य है। आप लोगों ने क्रम विनिमय का नियम और सहचर्य का नियम और वितरण का नियम सुना होगा, तो पहला देखते हैं सॉल्व करके। तो 3 गुणे 8 + 7 बराबर 3 गुणे 8 + 3 गुणे 7। एक बार इसकी मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, एक बार 7 में करेंगे, 3 8 24, 3 7 21, और 8 3 कितना हो गया 24, और 3 7 21, 24 21 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा 4 1 5 2 2 4, ये भी 45 हो गया। तो ये वितरण नियम पर हो गया, यानी कि इसमें हमने बांट के गुणा कर रहे, तो ये क्या हो गया वितरण नियम पे। अगला देखते हैं वितरण नियम से, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 + 5 + 9, 3 + 5 + 9, सोल्यूशन ए सोल्यूशन बी। ये क्वेश्चन देखो क्या है, 5 और 9 कितना हो गया 14 हो गया, और +3, इधर भी 5 3 8 और +9, 14 3 17, और 8 9 17। ये किस पे है, सहचर्य नियम पे। किस पे है, सहचर्य नियम पे। जो जोड़ वाला वो सहचर्य नियम होता है, सहचर्य नियम से। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, वो क्रम विनिमय हो जाएगा, गुणा है ना तो क्रम विनिमय नियम हो जाएगा। सोल्यूशन सी, 3 दूनी 6 बराबर 6। ये किससे हो गया, क्रम विनिमय नियम से। किससे हो गया, क्रम विनिमय नियम से। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, 3 गुणे 5 बराबर a गुणे 5, तो a बराबर 3 दिया है, सोल्यूशन डी। 3 5 15,
और ए का मान भी 3 दे दिया गया, तो 3 गुणे 5, तो क्या हो जाएगा, ये भी 15, ये भी 15। ये कौन से नियम से हो गया, ये भी क्रम विनिमय नियम से हो गया। किससे हो गया, क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय नियम से। तो आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे और ये एक्सरसाइज भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, और आपकी यहीं पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इसके अगली एक्सरसाइज आपको अगले वाले लेक्चर में प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप लोग इसके अच्छे से नोट्स रेडी करिए और सवालों की लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। सभी को मेरा जय भीम, जय भारत।